हेलो बच्चों, मैं हूं बिमला और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस शॉर्ट नोट्स में। और आज हम 12वीं कक्षा का 4th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में कुछ नए टॉपिक्स को ऐड किया गया है और उस टॉपिक्स में एक टॉपिक है हमारे भारत चीन के संबंध। तो हम भारत चीन के संबंध पढ़ेंगे आज हम। और इसमें हमारा जो भारत चीन के संबंध में हम परिचय के बारे में बताएंगे। तो देखिए हमारे परिचय में यहाँ पर दिया गया है भारत चीन के जो स्टार्टिंग के जो संबंध थे वो मैत्रीपूर्ण संबंध रहे थे। और इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण बाद में जो है कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ा था। और इन समस्याओं में दोनों ओर से जो है भारत चीन की ओर से जो कुछ हमले हुए थे और उस हमले में जो है काफ़ी सारे लोगों की मौतें हुई थी। और काफ़ी समय बीत चुका था। उस समय बीतने के बाद दोनों देशों में जो है सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और वाणिज्यिक के माध्यम से जो है जुड़ाव दिखाई दिए थे। और इन जुड़ावों के माध्यम से फिर बाद में वर्तमान में अगर देखा जाए तो इनके थोड़े बहुत ही संबंध में सुधार आया है। तो अब हम पढ़ेंगे भारत चीन के संबंध। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको कुछ पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं। आप पॉइंट्स के माध्यम से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे 1949 में चीनी क्रांति हुई थी। चीनी क्रांति के बाद वहाँ पे चीन में जो है साम्यवादी सरकार को स्थापित किया गया था, साम्यवादी शासन आया था। और साम्यवादी शासन ने जो है कम्युनिस्ट पार्टी सरकार बनाई थी। और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी तो उस टाइम पे जो है भारत के जो प्रधानमंत्री थी नेहरू जी, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था। लेकिन कुछ इसके विरोध में भी थे। उन्होंने बोला भी था कि नहीं, नेहरू जी से कहा था कि तुम चीन का सपोर्ट मत करो, ये चीन कभी भी हमला बोल सकता है। लेकिन फिर भी जो है उन्होंने नहीं माना। पर जब इन्होंने कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना करी थी तो कुछ समस्याओं को भी झेलना पड़ा था चीन को। तो क्या क्या समस्या है वो देखिए। सबसे पहले चीन ने जो है समाजवादी मॉडल को स्थापित किया था। समाजवादी मॉडल स्थापित करने के बाद विशाल औद्योगिक लगाए थे और जो जितने भी उसके पास संसाधन थे सारे संसाधन जो है उसने विशाल उद्योगों में लगा दिए और सारे संसाधन उसके पास ख़त्म हो गए थे। और उन्होंने जो है अपना एक लक्ष्य बनाया था कि अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य था कि सारे मतलब उद्योगों को बड़ा करना। और फिर क्या हुआ, नागरिकों को जो रोजगार दिए थे चीन ने। और स्वास्थ्य सुविधाएं दी थी, सामाजिक कल्याण योजनाएं बनाई थी। और वो उन सारी योजनाओं का लाभ जनसंख्याओं को दिया था। लेकिन बढ़ती हुई जो जनसंख्या थी उस जनसंख्या ने विकास में बाधा पैदा कर दी। चाइना लाभ देने के मामले में विकसित देशों से भी आगे निकल गया था। और अगला पॉइंट है, कृषि परंपरागत तरीकों पर आधारित थी। इस वजह से उद्योगों की ज़रूरतों को वह पूरा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि परंपरागत तरीके तो आपको पता ही है थोड़े निम्न किस्म के तरीके होते हैं, उसमें हाई टेक्निक का यूज़ नहीं किया जाता है। इस वजह से जो वहाँ के उद्योग थे वह उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। जो उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो और उसके बाद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने बोला था पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि वो भारत से कहा था उन्होंने कि वो चाइना की मदद ना करें। लेकिन उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी एक ना सुनी और उन्होंने उसकी मदद करी। फिर उसके बाद एक पंचशील समझौता हुआ था जो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। इस समझौते में 5 सिद्धांत थे। इन 5 सिद्धांतों पर एक दूसरे के साथ समझौते हुए थे, उसमें बोला गया था। और जो समझौते हुए थे वो भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो चाइना के मुख्य थे चाउ एन लाई, इनके बीच जो है द्विपक्षीय समझौता हुआ था। और इस समझौते में जो सिद्धांत हैं 5, मैं उसके बारे में बता रही हूँ आपको। कि पहला सिद्धांत है एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण ना करना। मतलब भारत जो है चीन के विरुद्ध आक्रमण नहीं करेगा और चीन जो है भारत के विरुद्ध आक्रमण नहीं करेगा। इस सिद्धांत पर समझौता हुआ था। अगला है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। भारत चाइना के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और चाइना भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का आदर करना।
अगला है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखना। मतलब हम ना कोई युद्ध करेंगे, और अगर युद्ध नहीं करेंगे तो दोनों देशों के बीच में जो है शांति व्यवस्था बनी रहेगी। और अगर कोई भी मामला या मुद्दा सामने आता है तो उसको जो है शांतिपूर्ण समझौते के माध्यम से या फिर दोनों मिलकर जो है उसका समाधान निकालेंगे। और ये हमारे 5 पॉइंट थे। हाँ, अगला है समानता और परस्पर मित्रता की भावना रखना। मतलब हम जो है एक दूसरे को दोस्त मानेंगे, दुश्मन की नज़र से नहीं देखेंगे, और हम फिर एक दूसरे की मदद करेंगे। फिर अब हम पढ़ते हैं इनके बीच में जो है भारत चीन के बीच कुछ मुद्दे थे, विवाद के मुद्दे रहे थे। ऐसे कई सारे विवाद हुए थे बीच में, तो उन टॉपिक्स पे हम यहाँ पे नज़र डालेंगे। तो पहली समस्या थी तिब्बत की समस्या। तिब्बत की समस्या जो है बहुत खास समस्या रही थी भारत चीन के बीच में। चीन जो है तिब्बत को अपने मतलब भारत की जो चाइना का जो मैप था उसमें दर्शाना चाहता था, और तिब्बत को भारत अपने देश का अंग मानता था। 1950 में चीन ने तिब्बत पे हमला कर दिया था, और इसका जो है तिब्बती जो जनसंख्या थी वहाँ उन लोगों ने उसका विरोध किया था, और तिब्बत की जनसंख्या ने भारत से राजनीतिक शरण भी मांगी थी। और भारत ने इसका खुला विरोध नहीं किया था, उसने अप्रत्यक्ष रूप से इसका विरोध किया था। तो जो तिब्बती जो धार्मिक नेता थे दलाई लामा, इन्होंने जो है अपने अनुयायियों के साथ जो है एक भारत से राजनीतिक शरण मांगी थी, और भारत ने 1959 में उन्हें राजनीतिक शरण दे दी। और चीन ने इस भारत के इस कदम का आंतरिक रूप से आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का विरोध किया। उन्होंने बोला कि भारत ने जो हमारे अंदरूनी मामले थे, आंतरिक मामले थे, उसमें हस्तक्षेप किया है। तो इस चीज़ का चाइना ने भारत का विरोध किया। अगला पॉइंट है हमारा सीमा विवाद। चीन जम्मू कश्मीर के जो लद्दाख वाले हिस्से पर अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों पर अपना अधिकार जमा चुका था, और मैक्सिमम जो हिस्से थे उसको अपने जो अक्साई जो मैप था उस मैप में भी अपने जो इन क्षेत्रों को अपने मैप में भी दर्शा चुका था, और उसने उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। अगला पॉइंट है भारत और चीन। भारत चीन पर जो हमला हुआ था, तो मतलब चीन ने 1962 में भारत पे हमला बोल दिया था, और जो भारतीय सेना थी उसने इसका कड़ा विरोध किया था। लेकिन भारतीय जो सेना थी वह चीन की सेना को नहीं रोक पाई थी, और जो हमला हुआ था, जो बढ़ता हुआ जो हमला था, उसको रोकने में वह भारतीय सेना नाकामयाब रही। और इसी वजह से जो है चीन ने इसे एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया था, और तो घोषित हो गया। तो इस युद्ध से नेहरू जी की छवि को काफ़ी नुकसान हुआ। फिर जब चीन क्या करता था, पाकिस्तान को मदद देता था, क्योंकि पाकिस्तान जो है भारत का एक तरीके से दुश्मन था। मतलब वो भारत पाकिस्तान में हमेशा युद्ध रहते हैं। तो चीन ने पाकिस्तान की जो मदद करी थी, तो इससे भी जो है भारत चीन के संबंध खराब हुए। चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का विरोध करने लगा था। जब भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था और 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, तो इस चीज़ का चीन ने कड़ा विरोध किया था कि इन्होंने परमाणु परीक्षण क्यों किया है। क्योंकि भारत ने संधि की थी कि वो कोई भी मतलब परमाणु परीक्षण नहीं करेगा और हथियारों का निर्माण नहीं करेगा, इसी वजह से संधि हुई थी। तो चीन ने बोला कि भारत ने इस संधि का उल्लंघन किया है। अगला 1972 में पाकिस्तान के साथ कुछ युद्ध हुए थे। पाकिस्तान ने जो है बांग्लादेश पे हमला बोल दिया था। तो इसी वजह से भारत ने बांग्लादेश की मदद की थी, और बांग्लादेश तथा म्यांमार से चीन के सैनिक जो संबंध थे वो भारतीय हितों के खिलाफ थे। क्योंकि चीन म्यांमार और बांग्लादेश से अपने सैनिक संबंध बढ़ा रहा था, जो सैनिक संबंध थे वो भारत के लिए सही नहीं थे। और अगला है यूएनओ ने आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव को पेश किया था वहाँ पे। फिर चीन ने क्या किया, चीन के पास वीटो पावर थी, और उस वीटो पावर का चीन ने इस्तेमाल किया, और इस वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसने उसका कड़ा विरोध किया। अब हम पढ़ते हैं युद्ध के परिणाम।
जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के क्या क्या परिणाम निकले, उसका क्या रिजल्ट आया सामने। तो देखिए, अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि 1962 में जो युद्ध हुआ था उसमें भारत हार गया था, भारत को हार मिली थी। फिर भारतीय जो विदेश नीति थी, इसी हार की वजह से भारतीय विदेश नीति की काफ़ी आलोचना की गई थी। और इस आलोचना की वजह से जो काफ़ी कुछ जो बड़े बड़े जो सैन्य कमांडर थे, उन कमांडरों ने इस्तीफा दे दिया था। और जो भारतीय जो रक्षा मंत्री थे वीके कृष्ण मेनन, उन्होंने मंत्रिमंडल को छोड़ दिया और भारत सरकार के खिलाफ पहली बार अविश्वास पत्र लागू हो गया। और जब अविश्वास पत्र लागू हो गया तो उसी टाइम जो है 1969 में जो भारतीय कांग्रेस सरकार थी, उस भारतीय कांग्रेस सरकार जो कम्युनिस्ट पार्टी का बंटवारा हो गया और वह दो भागों में विभाजित हो गई। इसी वजह से और ज़्यादा नेहरू जी की छवि को नुकसान हुआ। तो अब हम पढ़ेंगे चीन में सुधारों की पहल, मतलब कि चीन में क्या क्या सुधार हुए और कौन कौन सुधारों की पहल शुरू की गई थी। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, 1972 में चीन ने अमेरिका से संबंध बनाकर राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को ख़त्म किया। मतलब कि पहले चीन जो है किसी भी दूसरे देशों को अपने देश में आने की अनुमति नहीं देता था, मतलब दूसरे देश अब चीन में जाके कोई व्यापार नहीं कर सकते थे। तो इसी एकांतवास को 1972 में चीन ने ख़त्म कर दिया। 1973 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव पेश किए थे। इन चारों प्रस्तावों में आधुनिकीकरण लाया गया। और 1978 में चीन ने खुले द्वार की नीति को अपनाया। और उस टाइम पे जो चीन के तत्काल जो प्रधानमंत्री थे देंग शाओपिंग ने आर्थिक सुधारों की पहल की और खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी, जिसमें कि कोई भी दूसरे देश के व्यक्ति वहाँ पे जाके व्यापार कर सकते थे, मतलब उनके लिए वहाँ के द्वार एकदम खुले हुए थे। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। पहले जो सारी वहाँ की खेती थी, ये जो भूमि थी, वो सरकार के नियंत्रण में थी, बाद में इसका निजीकरण कर दिया गया था। फिर उसके बाद जो है 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया था। उद्योगों का निजीकरण किया गया। विशेष आर्थिक जो क्षेत्र थे उसको स्थापित किया गया। और विशेष आर्थिक क्षेत्र को हम बोलते हैं सेज। सेज की फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब इस क्षेत्र को वहाँ पर स्थापित किया गया था। 2001 में WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन में चाइना को शामिल किया गया था। और इसी के कारण जो है दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक और कदम आगे बढ़ाया। अब हम पढ़ते हैं कि जो चीन में जो सुधार हुए थे उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा था। तो इसके नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं हम वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हेडिंग दी है, चीनी सुधारों का नकारात्मक पहलू कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो जो है चीन में जो आर्थिक विकास हुआ था, उस आर्थिक विकास का लाभ जो है समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हो पाया। जो अमीर वर्ग था उसी को ही इसका सबसे ज़्यादा लाभ मिला था, और जो गरीब वर्ग था उसको इसका लाभ बहुत कम या ना के बराबर मिला था। हम ऐसे भी कह सकते हैं नामात्र प्राप्त हुआ था। और जो चीन में जो पूंजीवादी तरीकों को अपनाया गया था, उससे जो है चीन में बेरोजगारी बढ़ी थी। लोग ज़्यादातर बेरोजगार घूमने लगे थे, रोजगार से वंचित हो गए थे। और महिलाओं के जो चीन में जो महिलाएं थी, महिलाओं को जो रोजगार मिले थे और जो काम करने के जो तरीके, काम करने के जो हालात थे, उससे वहाँ की जो महिलाएं थी वो संतुष्ट नहीं थीं। गांव व शहर और तटीय व मुख्य भूमि पर जो रहने वाले लोग थे, उन लोगों के बीच जो इनकम थी, उस इनकम में बहुत अंतर था। जमीन आसमान का फर्क था उनकी आय में। अब जो पर्यावरण, चीन में जो नीतियाँ अपनाई गई थी आर्थिक विकास के लिए और जो पर्यावरण की गतिविधियाँ थीं, उस पर्यावरण की गतिविधियों ने जो है वहाँ के जो पर्यावरण था यानी कि आर्थिक गतिविधियाँ थी, उसने जो है पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। और प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में काफ़ी भ्रष्टाचार बढ़ा था। चीन में जो प्रशासनिक सुविधाएं थीं और जो सामाजिक जो जीवन में जो गतिविधियों को यूज़ किया जा रहा था, उससे जो है वहाँ के सामाजिक गतिविधियों में जो भ्रष्टाचार बढ़ने लगा था। तो ये तो था चीन में जो सुधार हुए थे उनका क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। अब हम पढ़ेंगे भारत और चीन के संबंध में क्या क्या सुधार हुए थे और कौन कौन से कदम उठाए गए थे। तो अब हम पढ़ेंगे भारत चीन संबंधों में सुधार की पहल, मतलब कि भारत और चीन
के जो भी मुद्दे हुए थे, जो विवाद हुए थे, उसके बाद कुछ इन दोनों के संबंधों में सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे, कुछ सुधार किए गए थे। तो वो कौन कौन से सुधार हैं वो अब हम इस यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है 1962 का जो युद्ध हुआ था, उस 1962 के युद्ध के संघर्ष के बाद जो है 1976 में भारत चीन के राजनीतिक संबंध में सुधार हुए, राजनीतिक संबंध में बढ़ोतरी हुई। फिर 1979 में श्री जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो उस टाइम पे विदेश मंत्री थे, तथा श्री राजीव गांधी 1962 के बाद पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो दोनों ने ही पहले प्रधानमंत्री के तौर पर जो है चीन की यात्रा की थी, और उस चीन की यात्रा में सबसे ज़्यादा जो है व्यापारिक संबंधों पे चर्चा की गई थी। उसके बाद जो 2003 में जो फिर से दोबारा से अटल बिहारी वाजपेयी जो है दोबारा गए थे 2003 में, चीन की यात्रा की उन्होंने। और उस चीन की यात्रा के दौरान जो है प्राचीन सिल्क रूट, जिसे हम नाथुला दर्रा भी कहते हैं, उस नाथुला दर्रा को जो है व्यापार के लिए खोलने की बात की गई थी। और जो कि नाथुला दर्रा जो है 1962 का जो युद्ध हुआ था उस टाइम से ही बंद था, तो इसको इस चीनी यात्रा के दौरान जो है इसको खोलने की बात की गई थी। अब उसके बाद भारत चीन की जो यात्रा हुई थी उसमें जो है इन दोनों देश जो है एक दूसरे की यात्रा करते रहते थे। कभी चीन भारत की यात्रा करता रहता था, कभी भारत चीन की यात्रा करता रहता, जिससे कि दोनों देशों के संबंध में थोड़ी सी सुधार हो। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, इसी में जो है सिक्किम को जो है भारत का अंग माना गया। जब ये यात्रा की गई थी तो इसी यात्रा के दौरान जो है सिक्किम को चीन ने जो है भारत का अंग माना। 2014 में जो चीनी राष्ट्रपति थे शी जिनपिंग, भारत का इन्होंने दौरा किया, और जो कैलाश मानसरोवर को लेकर इन्होंने एक समझौता किया था। इस समझौते में इस कैलाश मानसरोवर हेतु सुगम सड़क मार्ग योजना या मार्ग खोलने की बात की थी। और मई 2016 में भारत के राष्ट्रपति थे श्री प्रणब मुखर्जी, और इन्होंने चीनी यात्रा की थी। और इसी चीनी यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जो जैश ए मसूद थे उनके पक्ष में वीटो करने तथा परमाणु आपूर्ति समूह द्वारा यूरेनियम का भारत को आपूर्ति से, यानी कि जो यूरेनियम था इसको भारत के लिए आपूर्ति की जाती थी, इस चीज़ का जो है पाकिस्तान ने इसका विरोध किया था। तो उस विरोध को रोकने के लिए, यानी कि फिर चीन ने उस टाइम पे जो है एनपीटी जो संधि थी उस पर चीन ने भारत को उकसाया था, बाध्य किया था एनपीटी पे संधि करने के लिए, इसकी वजह से दोनों देशों के बीच में संबंध थोड़े ख़राब हो गए थे। और इन्हीं संबंधों को सुधारने के लिए दोनों देशों के बीच यात्राएं शुरू हुई थी, और जिससे कि थोड़े मतलब जो मनमुटाव थे, जो संबंध में थोड़ा ख़राब हो रखे थे, इनको सुधारने के लिए बातचीत करते थे, और जो भी मुद्दे होते थे उन पर बैठ के सलाह मशवरा करते थे। फिर उसके बाद श्री नरेंद्र मोदी व चीन के जो राष्ट्रपति थे शी जिनपिंग द्वारा कुछ ऐसे दोनों देशों के बीच में जो संबंध खराब थे उनको सुधारने के लिए कुछ प्रयास किए गए थे। और भारत और चीन दोनों ही देशों ने जो है शांति व पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए हमारे देश में क्या क्या हो रहा है और चीन में क्या क्या हो रहा है, इन सारे देशों को जो भी कानून जो बनते थे, या फिर जो भारत में जो भी काम होता था या चीन में जो होता था उसको पारदर्शिता की तरह लागू किया गया था। मतलब हम चीन में क्या हो रहा है वो भारत देख सकता था, भारत में क्या हो रहा है उसे चीन देख सकता है। फिर डोकलाम क्षेत्र में सैनिक तनातनी हुई थी। डोकलाम क्षेत्र है एक, उसमें सैनिक तनातनी हुई थी, और जिसे जो है 16 जून 2017 में सुलझा लिया गया था आपसी कूटनीतिक तरीके से। और फिर इसको जो है आपसी कूटनीतिक तरीके से 28 अगस्त 2017 में सुलझाया गया था। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 जून 2017 में ये तनातनी शुरू हुई थी, और इसको जो है 28 अगस्त 2017 को समाप्त किया गया था। और वर्तमान में भी अगर देखा जाए, आप निष्कर्ष के तौर पे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि इसके निष्कर्ष के तौर पे हम क्या क्या हम लिख सकते हैं या क्या क्या बता सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक दो पॉइंट बताना चाहती हूँ कि वर्तमान में भी ज़्यादा भारत और चीन के संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, और इसमें जो है हमेशा तनातनी चलती रहती है, और संबंधों को सुधारने के लिए काफ़ी प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।